हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री मुख्यमंत्री क्या क्या ऑफर मिला, लेकिन ईमान के पक्के और उन्होंने मंत्री पद को लात मार करके ईमानदारी से इस पार्टी के लिए आज भी उतनी ही शिद्दत से काम कर रहे हैं। तो करना चाहूँगा हिंदू भाइयों से कि जो लाइन हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर शांति हो, आपके ऊपर अल्लाह का बरकत हो, आप सफल हो। तो जो कौम शांति की बात करती है, जब आपसे हाथ मिलाती है, जब आपसे बात करती है, उस कौम को राजनीति रोटी सेकने के लिए उसको बदनाम किया जाता है। विपक्ष का भी अहम भूमिका है। कुछ जो गलत नीतियां बनाई जाती हैं उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। आपकी जो आरजेडी की कैंडिडेट है उनको कहिएगा, क्या भाजपा के खिलाफ बोल पाएंगे वो? आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने के बाद ही पूरे देश में चुनावी माहौल है और राजनीति रुचि लेने के साथ साथ देश का निर्माण, राष्ट्र की रुख और फिर आम आवाम की सेवा या फिर खिदमत कैसे होगी, लगातार सवाल है। देश और मुल्क की मजबूती क्या होगी, सुरक्षा के हालात कैसे होंगे, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, कौन सी पार्टी विपक्ष में बैठेगी और जनता के सवाल और सरोकार कितना होगा। इन तमाम तरह के चर्चाओं के बीच में बिहार में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा कहीं हो रहा है वो तो चर्चा है तीसरे फ्रंट के रूप में। खास करके बिहार में जातीय राजनीति का गोलबंद होना, राजनीति में जात का लहर लेना या हिलोरे मारना, ये आज़ादी के बाद से देखा और समझा जाता रहा है। लेकिन 1990 के दौर में जिस तरीके से लालू यादव ने बिहार की सत्ता संभाली है और उसके बाद से जातीय समीकरण काफ़ी बवाल के रूप में या कहें कि उबाल मारकर लोगों के सामने आया और लालू यादव का वही जातीय समीकरण MY के रूप में अभी भी मौजूद है। लेकिन ये कितना राजनीतिक रूप से कारगर है, कितना राजनीतिक रूप से सियासत में असरदार है, ये सवाल अब 2024 में काफ़ी मजबूती से उठने लगा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में एक तरफ NDA गठबंधन है तो दूसरी तरफ INDI के तहत बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जो एक तरह से बिहार में अपनी वर्चस्व कायम करने की कोशिश में लगी हुई है और यही वर्चस्व को लेकर एक तरफ राजद अपने पुराने MY समीकरण को दरकता हुआ देख रही है, तो दूसरी तरफ अब जिस तरीके से 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं बिहार में और देश में, अब तीसरे फेज के दौरान MIM ने 9 सीटों पर और चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद से महागठबंधन के साथ साथ NDA की भी परेशानी बढ़ी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं शिवहर लोकसभा सीट को लेकर। शिवहर लोकसभा सीट जहां से MIM के प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। वीडियो और तस्वीर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही नामांकन दाखिल किया है अब सवाल उठने लगा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी किसको डैमेज कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से खास करके मुसलमानों की आबादी, सीमांचल का वह इलाका जहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सिर्फ एक सीट पर चुनावी मैदान में थी, जहां से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान चुनाव लड़े, वहां मतदान पूरी हो चुकी है। लेकिन अब जो 9 सीटें और हैं, चाहे वो बात मधुबनी की हो, गोपालगंज की हो, पाटलिपुत्रा की हो, जहानाबाद की हो या फिर बात शिवहर लोकसभा क्षेत्र की हो, अब ये जो है उम्मीदवारी और प्रत्याशी कहीं न कहीं जो है महागठबंधन के साथ साथ NDA गठबंधन के नेताओं को भी परेशान करने लगा है। जिस तरीके से शिवहर में टक्कर लवली आनंद जो कि NDA गठबंधन की प्रत्याशी हैं, मुखियात आनंद मोहन की पत्नी हैं, उधर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजद की तरफ से इंडिया गठबंधन के तहत रितु जायसवाल चुनावी मैदान में है। लेकिन MIM की तरफ से राणा रंजीत सिंह जिस तरीके से चुनावी मैदान में आए हैं, कहीं न कहीं अब राजपूत वोटरों पर एक खास प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। बात अगर राणा रंजीत सिंह की करें तो पूर्व सांसद सीताराम केसरी के छोटे पुत्र हैं और पूरे शिवहर में जिस तरीके से आप वीडियो और तस्वीर में देख पा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का हुजूम है। अगर बात मुस्लिम वोटों की करें तो शिवहर लोकसभा सीट में यानी क्षेत्र में 16 से 17% वोट मुसलमानों की मानी जाती है। लेकिन जो जातीय समीकरण है, जो क्षत्रिय समीकरण है, उसके हिसाब से जरूर कुख्यात आनंद मोहन को नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है, या फिर रितु जायसवाल भी, उनको भी जिस तरीके से MY समीकरण के तहत वोट मिलने की उम्मीदें थीं, उनको भी परेशान ये कर रहा है।
हालांकि समय के साथ ही पता चलेगा कि कितना कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है। नामांकन के बाद राणा रंजीत सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आप सुनिए, और सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, आप अपनी राय क्या रखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 शिवहर को लेकर हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समस्याओं को बहुत नजदीक से, बहुत करीब से देख रहा था, पैदल चल रहा था और जन स्वराज ने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं बड़ा मायूस था और परेशान था, कहीं ना कहीं जो 3 साल मेहनत किया हो उस व्यक्ति को अगर परीक्षा में बैठने का ही मौका ना मिले तो उसको बड़ी तकलीफ हो रहा था। उसी समय हमारे गार्जियन यहाँ के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब का फोन आया, डॉक्टर समीउल्ला हक साहब का फोन आया, परवेज भाई, सब लोग जुड़े हुए थे, MIM से जुड़े हुए इस ढाका और इस जिला के। उन लोगों ने मुझे फोन किया और उन्होंने बताया कि अगर आप लड़ना चाह रहे हैं, कहीं से हमें जानकारी मिली है कि जन स्वराज नहीं लड़ रहा है, तो क्या आप लड़ना चाहते हैं? मुझे उसी समय मैंने देखा कि भाई जिस जगह पर मैं बैठा हूँ और पूजा से संपन्न हुआ और उस समय ये मेरे पास फोन आया तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं। मैंने तुरंत फैसला लिया, मैंने उनको कहा कि ठीक है, बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा और इस पार्टी और इस अकलियत समाज के लिए लड़ाई जो मैं लड़ने का प्रयास कर रहा था, इसका कर्ज है मेरे ऊपर। मेरे पिताजी जहां भी पहुंचे, मंत्री रहे, सांसद रहे, मधुबन से आप लोगों ने लगातार उन्हें चुनाव जिताया, उसमें अकलियत की सबसे अहम भूमिका थी, उसका कर्ज था मेरे ऊपर। अब वो कर्ज और मेरे ऊपर लगता चला जा रहा है। जिस तरीके से मैं घूम रहा हूँ, ढाका हो, बरगिनिया हो, खास करके जो अकलियत समाज का जो प्यार मिल रहा है, मैं तो कर्ज उतारने निकला था लेकिन वो कर्ज और चढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका ये शिवहर का बेटा कयामत की आखिरी रात तक इसी पार्टी में रहेगा। इस पार्टी से जुड़ा है, जो प्यार मुझे मिल रहा है। सभी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, इस पार्टी में दीवाने होते हैं। मैंने दीवानगी देखा है और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन और MIM के लिए। मैंने जो देखा है इनका मेहनत, जनाब आदिल हसन साहब इस पार्टी को सींचा है इन्होंने शुरू से लेकर अंत तक। पद तो उनका कुछ भी नहीं, मैं कहूंगा पद तो क्या है, इस पार्टी के लिए जिस तरीके से खून पसीना चुनाव में मैंने देखा अख्तरुल इमाम साहब का, तो ऐसे मेरे बड़े भाई का स्नेह मुझे मिला। विरोधियों ने कई तरह के तिकड़मबाजी उन्होंने लगाया। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इनके भाई बीजेपी में है, मेरा कुछ तस्वीर उन्होंने निकाला बाहर, भाजपा का टोपी पहना हुआ, भाजपा के लिए वोट मांगता हुआ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मेरे ही फेसबुक से निकाला है। आदिल साहब ने बोला, बड़े भाई साहब ने मुझे बोला कि हटा क्यों नहीं दिए। मैंने बोला क्यों हटा, मैंने गलत क्या किया? तो मैं राजनीति में था ही नहीं, मैं नौकरी किया करता था, 10 साल पुरानी बात है, और भाई के नाते भाई को चुनाव में केवल मदद करने आता है, तो मैंने गलत कुछ नहीं किया। तब मैं राजनीति में था ही नहीं। और मेरे भाई साहब ऐसी पार्टी में गए जिससे मेरा सबसे ताकतवर परिवार, जो मेरे पिताजी का बनाया हुआ बगीचा, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा कमजोर हो रहा था, छूट रहा था। उसी लड़ाई और उसी बगीचे को बचाने के लिए मैं राजनीति में आया। पिछले 3 साल से मैं सक्रिय हूं और आपके बीच में हूं, और इंशाल्लाह जिस तरह की मुझे ताकत, अभी मैं बाहर हम लोग खड़े थे ऑफिस के अंदर, जो घुस रहे थे, तो बगल में हमारे विरोधी की गाड़ी भी जा रही थी, उन्होंने भी देखा हो। ये तो ट्रेलर है, उनको बता दीजिएगा। सोशल मीडिया में तो आपसे बड़ा क्रांतिकारी कोई साथी है ही नहीं। तो एक RJD वाला जब लिखता है कुछ, हमारे यहाँ की प्रत्याशी उन्होंने कुछ गलत जब बयानबाजी किया था, ऐसा आप लोगों ने सोशल मीडिया से लेके ऐसा जवाब दिया कि दोबारा जब सवाल ओवैसी साहब का आता तो बेचारी चुप होकर के साइड से निकलने का प्रयास करती है, कुछ बोलना नहीं चाहती। ये ईमानदारी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल इमाम साहब, 5 विधायक थे इस पार्टी में, 4 को उन्होंने तोड़ लिया, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री, मुख्यमंत्री क्या क्या ऑफर मिला, लेकिन ईमान के पक्के, और उन्होंने मंत्री पद को लात मार करके ईमानदारी से इस पार्टी के लिए आज भी उतनी ही शिद्दत से काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस बार चुनाव वो जीतेंगे। हम मुसलमान भाई किसी से भी मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलते हैं। हम हिंदू भाइयों को इसका जवाब जो हम बोलेंगे, इसका मतलब आपको मालूम है। मैं आगे करना चाहूंगा हिंदू भाइयों से कि जो लाइन हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर शांति हो, आपके ऊपर अल्लाह का बरकत हो, आप सफल हो। तो जो कौम शांति की बात करती है, जब आपसे हाथ मिलाती है, जब आपसे बात करती है, उस कौम को राजनीति रोटी सेकने के लिए उसको बदनाम किया जाता है।
मैं हिंदू का बेटा हूँ, इस पार्टी का भविष्य देख रहा हूँ। जिस तरीके से ईमानदारी से एक कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के 100 कार्यकर्ता के बराबर है, तो ऐसे दीवाने जिस पार्टी में है उस पार्टी का भविष्य बहुत मजबूत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक सांसद दीजिए, अगले विधानसभा में 50 विधायक होंगे इस पार्टी के, और आप तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। किस तरीके से ढाका का सड़क है, चेरिया का सड़क है, बेलवा घाट है, फुलवरिया घाट है, ऐसी तमाम लिस्ट है लंबी। आज हम लोगों ने समस्या से समाधान पेटी को भी घुमाया, कई समस्या हमारे पास आया। हम लोग एक एक पंचायत का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और एक हर पंचायत में कमेटी बनेगी, हर प्रखंड में कमेटी बनेगी। जो आपका बेटा सांसद बनेगा तो आप उसको एमपी लैड को आप खर्च करेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि इस साल जो है हम लोग अगर आपको 50 लाख इस प्रखंड में दे पा रहे हैं तो आप तय करेंगे उस 50 लाख में क्या क्या होना। इस ईमानदारी, इस शिद्दत के साथ आप पता करेंगे। जहां भी एमआईएम के जो जीते हुए कैंडिडेट है, औरंगाबाद से हमारे जलील साहब हैं, उनके लोकसभा का पता लगाइए। एक एक आदमी ईमान का पक्का और समाज सेवा में अपना जी जान लगाने वाला। ये पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरह की लोकप्रियता बढ़ रही है, बहुत मेहनत हम लोगों को करना पड़ा यहाँ की सारी कमेटी को कि किशनगंज से सीट को हम लोग लेकर के आए। मैंने हम सबके शेर, हम सबके जो है ताकत, विपक्ष का भी होना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन लोग विपक्ष का भी अहम भूमिका है। कुछ जो गलत नीतियां बनाई जाती हैं उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। आपकी जो आरजेडी की कैंडिडेट है उनको कहिएगा क्या भाजपा के खिलाफ बोल पाएंगे वो? उनसे पूछिएगा कि मैडम आप मोदी जी के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो जीतने के बाद क्या बोलिएगा? नहीं बोल सकती हैं वो। उन्हें वोट चाहिए वैश्य समाज का, खास करके, क्योंकि वैश्य समाज तो इंडिया का वोटर है। मोदी और अमित शाह के खिलाफ कैसे बोलेंगे? लेकिन आपका जो शिवहर का शेर है, सीताराम बाबू का बेटा है, वो आज भी दहाड़ता है। चाहे हमारे भाई साहब किसी पार्टी में हो। अभी प्रोग्राम था कौन बनेगा प्रधानमंत्री, पूछिएगा। मैं जा करके मैंने क्या बोला, चीनी मिल की बात कैसे मजबूती से मैंने उठाया। परिवार बात की बात कर रहे थे, मैंने उनको बताया कि संघ परिवार आपका परिवार था, अब आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अब आपका नींव कमजोर हो रहा है, खत्म होने वाले हैं। और एमआईएम जैसी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, उसका भविष्य आप सब लोग को जगना होगा। ये लड़ाई राणा रंजीत की लड़ाई नहीं है। कई लोग बोलते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं, भाई इनके साथ अगर राजपूत वोट हो जाएंगे तब हम लोग वोट देंगे, इनके साथ राजपूत नहीं है, इनके साथ फॉरवर्ड नहीं। ये विरोधियों का जो है डाला हुआ बीज है आपके दिमाग में। सीताराम सिंह के बेटे के पास राजपूत का वोट नहीं होगा, सीताराम सिंह के बेटे के पास हिंदू का वोट नहीं होगा। तो यह बोले विरोधियों का बीज आपके अंदर डाला जाता है।